उसकी धूल उड़ाती गाड़ी सफ़ेद हवेली के पार आकर रुकी थी। चंद पल उड़ती धूल में उसकी कार छुपी रही। फिर जैसे ही उस पर से धूल छटी, वो उसका दरवाज़ा खोलकर बंद करता हवेली की जानिब बढ़ा। हुसैन अहमद की हवेली हसन और जमान की हवेली से कदरे फासले पर ज़रा वीरान इलाके में थी। शायद वो उन भाइयों में बड़ा था, इसीलिए अपनी तमकनत कायम करने के लिए उसने हवेली सारे माहौल से अलग थलग बनाई थी, ताकि कोई भी उसे आम लोगों में हरगिज़ शुमार ना करे। वो मुमताज़ था और मुमताज़ रहना चाहता था। लोगों की निगाहों के सामने वो हर पल रहकर अपना बना बनाया रोब और दबदबा पानी बनाकर बहाना नहीं चाहता था। शान से खड़ी हवेली का ठंडा हुस्न आज भी सुनहरी पड़ती धूप में तमतमा रहा था। दूर से देखने पर वो बुलंद पहाड़ी से बहती कोई सफ़ेद नदी लगती थी। उसके बैरूनी और उकबी हिस्से में हर जानिब सब्ज़ा फैला था और उसके बाहर की तरफ निकले सफ़ेद सतूनों पर जड़े बेशकीमत पत्थर रात की सियाही में भी जगमगा रहे होते थे। उसने अजनबी निगाहों से सारी हवेली का जायज़ा लिया, फिर वसी पोर्ट से गुजरता तेज़ी से हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत मुलाजिम काम कर रहे थे। उसे आता देख सबने हाथ रोक कर उसे देखा। हुसैन सरकार कहाँ हैं? उसने एक को मुखातिब करके कहा, तो वो जो उसके सामने यूं इस तरह आंधी तूफान बनकर दाखिल होने पर साकित था, गड़बड़ा कर सीधा हुआ। उसे सारी हवेली में निगार और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आईं। शायद वो कहीं बाहर गई थी। बाहर गिरती सुनहरी धूप जरा जाविया बदलने के बाइस घर के अंदरूनी हिस्से तक गिर रही थी। वो बिल्कुल दरमियान में खड़ा कड़े तेवरों से मुलाजमीन को देख रहा था। यहाँ वो गलत बयानी करें और वो अपने वो अपने कमरे में आराम फरमा रहे। गड़बड़ाहट के बाद अब मुलाजिम ने ज़रा संभल कर कहा, तो वो तल्खी से मुस्कुराया। बहुत आराम कर चुके वो। और फिर बुड़बुड़ाता हुआ सीढ़ियाँ फलांगता उनके कमरे की जानिब पहुंचा। उसे ये रास्ता आज भी अजबर था। वो कुछ नहीं भूला था। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसने धार से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे कुछ मुलाजिम भी दौड़ते आ रहे थे, मगर उस पर कोई जुनून सवार था। कमरे के अंदर मौजूद हुसैन अपनी खिड़की के कदआदम शीशे के सामने खड़ा लॉन में गिरती धूप देख रहा था। उस आफत पर चेहरा ज़रा सा घुमा कर देखा। उसे आते हुए वो देख चुका था, इसलिए कोई भी रद्द अमल दिए बगैर चेहरा दोबारा खिड़की की जानिब मोड़ लिया। वली को मैंने ही बुलाया है, तुम लोग जाओ यहाँ से। गर्दन ज़रा तिरछी किए उसने हाँफते कांपते कमरे तक पहुँचते मुलाजमीन से कहा, तो वो सर झुकाकर दरवाज़ा बंद करते पलट गए। वली अब तक दरवाजे में खड़ा दांत पर दांत जमाए उसकी पुश्त को देख रहा था। वो उसकी जानिब घूमा। उसकी कनपटी के बालों में अब बहुत से बाल सफ़ेद थे। जिस्म कमज़ोर हो चुका था। उसके अंदर वो ताकत, वो जलाल बाकी था ही नहीं जिसका वली बचपन में आदी हो गया था। वो तो कोई बूढ़ा आदमी था, इंतहाई मकरूह बूढ़ा। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतरा। दांत जमाने के बाइस गर्दन के आसपास नसों का जाल फूल गया था। हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और सांस बहुत तेज़ी से आ जा रहा था। तुम्हें आज सुबह से याद कर रहा था मैं, वो कहने लगा, मगर वली ने उसको मौका ही नहीं दिया। आगे बढ़ा और उसकी सफ़ेद कमीज के गिरे बांध से जकड़ कर उसे बुरी तरह दीवार की खिड़की के शीशे से लगाया। पल भर को हुसैन की आंखों में बेयकीनी उभरी। फिर उसके तमतमाते चेहरे को देख वो कुछ पुरसकून हुआ। क्या मार डालोगे? उसकी गुस्से से नम होती निस्वारी आंखों में झांक कर उसने सवाल किया, तो वली ने पीछे को होकर एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा। हुसैन को यकदम चक्कर आया। उसके फटे होंठ से निकलता खून उसके सफ़ेद चमकते दांतों पर लग गया था और कुछ खून उसकी ज़ुबान में नमकीन जायका घोल रहा था, मगर उसने उफ तक नहीं की। चकराता सर ज़रा अपनी जगह पर आया तो उसने वली का तना हुआ चेहरा देखा था। उसने हुसैन को मजीद दीवारगिर खिड़की में घुसाया। उसका दम घुटने लगा, मगर वली की आंखों में जमी बेरहमी की काट में ज़रा फर्क नहीं आया। मार तो मैं तुम्हें दूंगा ही, तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे ही हाथों पूरी होगी। मगर अभी उसकी आंखें दहक रही थी। अभी तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हुसैन अहमद। अभी तुम ज़िंदा रहोगे, मैं पल पल तुम्हें मारूंगा। एक झटके में मैं कुछ भी ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पल पल मौत दी है और अब मैं। उसकी गहरी अंगारा आंखों में नम सी सुर्खी गहरी हुई। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करता वो कोई खूंखार भेड़िया लगता था, ज़ख्मी भेड़िया, जिसके ज़ख्म में आज भी वही तकलीफ़ थी, जिसके ज़ख्म से आज भी खून रिस रहा था, और जिसने जितनी दफ़ा उस ज़ख्म पर मरहम रखा उसके आसपास पलते लोगों ने उतनी ही दफ़ा उसके मरहम को नोच फेंका था। लेकिन अब वो वक्त था कि जब उसने मरहम लगाना ही छोड़ दिया था, और अब वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, ज़्यादा खूनख्वार। अब मैं तुम्हें पल पल इस ज़िंदगी में मौत दूंगा।
अब मैं हर लम्हा तुम्हें मौत का जायका चखाऊंगा और तुम मुफ्त तक नहीं करोगे। अगर तुम्हारी आवाज़ भी निकली तो अपनी दोनों में से किसी एक बेटी को भूल जाना। उसकी बात पर हुसैन की आंखों में पहली दफ़ा बेयकीनी उतरी। वो चंद सातें थी, चंद पल। पहला दौरानिया बेयकीनी का था, फिर इदराक का और फिर अजाब का। उसने अपनी भूरी आंखें फाड़कर वली के तपते सुर्ख चेहरे को देखा। वली की गिरफ्त उसके गिरेबान पर अब तक उतनी ही सख्त थी, मगर उसने उसे एक झटके के साथ फिर से कदादम खिड़की से जमाया। हुसैन को लगा खिड़की का शीशा चकनाचूर होने वाला है। उसकी पुश्त शीशे से चिपकी हुई थी। तुमने एक छोटे बच्चे, महज एक 14 साला बच्चे पर कुत्ता छोड़ते क्यों फरामोश कर दिया कि सबसे बड़ा जानवर इंसान ही तो है? तुम क्यों भूल गए थे कि उस रात का हर अमल पलट कर आना है, हर अमल की वापसी का वक्त होता है? तुम भूल गए, मगर वो बच्चा आज भी उसी रात में जी रहा है। वो बच्चा आज भी उस रात में और उस जैसी हर रात में जिंदा है। हुसैन अहमद, वो चीखा था, फिर यकदम फूलती सांसों को काबू करने के लिए दांत जमाए। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी हुसैन की नज़रों से नहीं हट रही थी। आज मेरे पास भी एक कुत्ता है हुसैन अहमद, और मैंने उसे पाल कर बहुत बड़ा किया है। उसे चीरना फाड़ना सिखाया है, उसे वो सब सिखाया जो मुझे मेरे बचपन ने सिखाया था। तुमने ही कहा था ना कि मैं जालिम हूँ, आग हूँ, सर्वाइवर हूँ। तो बस तुम्हारे साथ ये सब करना मेरे सर्वाइवल का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि वो बच्चा जिसने उस रात पहला कत्ल किया था वो बच गया, हर आग सर्वाइव कर गया वो। और जो सर्वाइव कर जाए उनसे ज़्यादा सख्त जान वाकई कोई नहीं होता। पहली बार हुसैन का सांस फूलने लगा तो वो नफरत से उसे झटकते हुए छोड़ता आग अलग हुआ उससे। वो झुककर लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसे सख्त गरीफ के बाइस खांसी आई, मगर फिर हंसता हुआ सीधा हुआ। उसके होंठ से बहता खून अब उसकी कमीज पर गिर रहा था, मगर वो वली को देखता वैसे ही हंस रहा था। उसकी बेबसी, उसकी किस्मत पर, या शायद खुद वली पर। वो उसके बेमौका हंसी को समझ नहीं पाया था, इसलिए नासमझी से देखने लगा। जाते जाते एक आखिरी बात तो सुनते जाओ। उसे बहुत जोर से खांसी आई थी। झुकने के बाइस खून के चंद कतरे जमीन पर गिरे, जमीन पर बिछे दबीस कालीन पर गिरे। वो दवाइयों से भरे साइड टेबल पर हाथ रखे बमुश्किल सीधा खड़ा हुआ था। एक मुक्के ने उसकी ये हालत कर दी थी। जो बात तुम मुझसे आज तक पूछने की हिम्मत नहीं कर सके वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम आज तक इस गुमान में हो कि शायद तुम जायज़ हो सकता है मैंने तुम्हारी माँ से निकाह किया हो। बताओ, हो ना इसी आस में? वो खांसता हुआ फिर झुका, मगर फिर संभल कर जल्दी सीधा भी हुआ। वली की साकित पुतलियों में जुम्बिश नहीं थी। जख्मी निगाहों से हुसैन का चेहरा देखता वो एक पल के लिए वाकई खौफसदा हुआ। हाँ, वो डरता था। वो इस आखिरी उम्मीद के ख़त्म हो जाने से भी डरता था। इसीलिए उसने आज तक हुसैन से ये बात पूछने की हिम्मत नहीं की। मगर बस, शायद अब वक्त आ चुका था। अब वाकई वक्त आ गया था। साकित पुतलियाँ ठहरने के बाइस दुखने लगी थीं, तो उसने पलकें झपकाईं। अंदर से आज भी वो वही वली था। मैंने तुम्हारी माँ से निकाह नहीं किया था। वो लफ्ज़ नहीं, चाबुक थे। उसे लगा किसी ने उसके मुंह पर जोर से बेलचा दे मारा हो। इतनी अजियत तो उसे उस रात नहीं हुई थी जिस रात उसने ये जाना था कि वो उसका बाप था। मगर आज, क्या कभी तुमने रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी? उसके अंदर वैसी आवाज़ गूंज रही थी। वो आगे बढ़ा और हुसैन को गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा दवाइयों से भरे टेबल पर पटका था। वो दोनों हाथों को मारता मचलने लगा, मगर वली, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, कुछ नहीं था। उसका चेहरा इतना स्पाट हो गया था गोया बेजान हो गया। तुम कभी भी चैन नहीं ले सकोगे वली, क्योंकि तुम्हें नहीं बचना था, तुम्हें मरना था। तुम्हारा बच जाना सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। वो अब भी कह रहा था। वली ने उसे गर्दन से दबोच कर सीधा किया और उसे बेड पर धक्का दिया। वो तेज़ तेज़ सांसें लेता हंस रहा था। वो जानता था उसने वली के अंदर बची आखिरी चिंगारी भी बुझा दी है, और अब वली राख का ढेर बन गया। वो जानता था, उसे सब मालूम था। तुम्हें जिंदा नहीं रहना था वली, तुम्हें तो मरना था। वो अब तक गहरे गहरे सांस लेता बोल रहा था। और वली, उसने गर्दन के गिर्द लिपटी स्याह चादर को दुरुस्त किया। उसे नफरत से देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। घर में मौजूद मुलाजिम उसे सर उठाकर तेज़ी से जीने से उतरता हुआ देख रहे थे। वो जिस चेहरे के साथ आया था उसी चेहरे के साथ वापस चला गया था, या शायद उससे कहीं ज़्यादा जख्मी चेहरे के साथ वापस जा रहा था। दाखिली दरवाज़ा पूरा खुला होने के बायस अब धूप कदरे अंदर की जानिब टाइल्स पर गिरकर चमक रही थी, मगर उस धूप में नरमी का कोई शायबा न था। वो धूप झुलसा रही थी, राख बना रही थी। वली डेरे पर नहीं गया था,
उसने ज़रा दूर एक बहती नहर के किनारे पर गाड़ी रोकी, फिर कार से निकल आया। ये चूंकि गांव का आखिरी सिरा था, इसलिए लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का लोग सरों पर लकड़ियों के गट्ठड़ बांधे उसे हैरत से तक कर गुजर रहे थे। वो नहर के ऊंचे किनारे पर बैठा खाली नज़रों से दूर तक बहती तवील नहर को देखे गया। दिसंबर के अवाइल दिन थे और सर्दी अभी इतनी गहरी नहीं हुई थी, मगर फिर भी हवा में खुनकी थी या नर्म, उसे समझ नहीं आया। उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। हर चीज़ अपना जैसे असर खो चुकी थी। दूर उड़ते परिंदों के एक झुंड ने उसके सर के ऊपर से गुजराव किया। नीचे नहर के ऊंचे किनारे पर वो बहुत शिकस्ता सा बैठा था। उसके अंदर सब खामोश हो गया था। वो कितनी देर से बहती बेआवाज़ नहर के पास बैठा रहा, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया। शाहनवाज़ कॉलिंग। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहा था नाम। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शाहनवाज़, बीबी कॉलेज गई हैं, 12 बजे उन्हें लेने जाना है। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं आ जाऊँगा कुछ दिनों तक। आगे वाले की कोई भी बात सुने बगैर उसने फ़ोन कान से हटाया और फिर दूर से उड़ते परिंदों के घोल देखे गया। वो एक झुंड की सूरत एक साथ एक सिमट में उड़ते फिर रहे थे। सूरज ढला, शाम उतरी और रात सर पर आन खड़ी हुई। वो वैसे ही बैठा रहा। एक बासी ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया तो वो एकदम चौंका। बाबू, रात हो गई है, घर जाओ अब। उसके कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया और शिकस्ता सा उठकर गाड़ी की जानिब आ गया। उसका दिमाग अब तक साएं साएं कर रहा था। अभी तक नहीं आया है वली घर आगा जान। वो कभी इस तरह इतनी देर नहीं करता, वो बाहर इतनी देर नहीं रहता। आप खुदा के लिए किसी से पूछें, किसी को भेजें उसके पीछे। आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बीजान की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। बीजान बेचैनी से हाथ मसलती मुकाबिल सोफे पर विराजमान जमान से कह रही थी, जो इस तरह उसके घर ना आने पर खुद भी हैरान थे। मगर फिर शाहनवाज की इत्तला पर उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। भला वो खुद ना आना चाहता हो तो वो क्या उसके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते थे? उन्होंने गहरा सांस लेकर बीजान को देखा, जो बहुत मुस्तरिब सी होकर बार बार पहलू बदल रही थी। लाउंज की रोशन जर्द रोशनियों में उनका अपना चेहरा भी जर्द लग रहा था। कुछ नहीं होगा ज़मानी, बच्चा नहीं है वो, और ना बेवकूफ़। अगर वो घर नहीं आना चाहता तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ हो बाहर। ना उसका दिल चाह रहा होगा घर आने का। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया ज़मान, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल कहता है कि मेरा वली ठीक नहीं। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है। खुदारा उसे फ़ोन करके कहें कि वो घर वापस आए, मगर ज़मान जानते थे कि वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उनकी बारहा की गई कॉल्स का जवाब भी नहीं आया था। कुछ नहीं है, बस खुदा से उसकी हिफाजत की दुआ करो और परेशान मत हो। उन्होंने आगे बढ़कर उनके घुटने पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मगर बीजान को चैन नहीं आया। उन्हें किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। अगर ज़मान और बीजान को छोड़कर तुम मध्यम रोशनियों से मुनव्वर ज़ीने फलांग कर ऊपर की जानिब जाओ, तो अमल के कमरे के नीमबाद दरवाजे से ज़रा अंदर झांको तो तुम पर कमरे का मंजर वाजे होगा। वो उदास सी खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन पर नजरें जमाए हुए थी। वो वही कदादम खिड़की थी जिसकी एक जानिब पर्दा उसने सिरका रखा था, ताकि उससे बाहर का मंजर चूक ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और उसे पता ना चले। उसकी टांगें अब खड़े खड़े दर्द से सुन पड़ने लगी थी, मगर उसे बैठना गवारा ना था। वो उसे देखने के लिए, बस एक नज़र देखने के लिए खड़ी थी, और दिल तो उसका भी बीजान की तरह घबरा रहा था। मगर वो क्या करती, कहाँ जाती, आखिर किससे कहती? जो नज़रें समझता था वो तो नज़रों से ही ओझल हो गया था। अगर उसे नहीं देखना चाहता था तो ना देखता, मगर उसके सामने तो रहता। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा और चिकने रुखसार पर फिसलता गर्दन पर लुढ़का। वली नहीं आ रहा। उसकी दूसरी आंख से भी एक आंसू टूटा था। वो क्यों नहीं आ रहा? और अब उसके दोनों आंखें गर्म पानियों से भर गई। यकायक उसके चेहरे पर बौछार सी बरसने लगी। क्या नहीं जानता कि मैं नहीं रह सकती उसे देखे बिना? उसने बहुत से आंसू रोकने के लिए अपने होंठ को सख्ती से दांतों तले दबाया। ऐसा करने से अब उसका गला दुखने लगा था। मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे, वो बहुत बुरा है, मुझे बहुत रुलाता है। वो उसके खिलाफ कुछ इकट्ठा करना चाहती थी, मगर नहीं। उसके अंदर बाहर वही था, बस वही। खोलती आंखें आंखें खोलती तो वही नजर आता, बंद करती तो स्याह पर्दे पर जगमगाने लगता। उसने थककर अपना सर खिड़की के शीशे से टिकाया और बेआवाज रोए गई, आ जाओ वली, वापस आ जाओ। वो अब तक वहीं खड़ी उससे खामोश इल्तजाएं कर रही थी। सुबह का सूरज आसमान के निचले हिस्से से जरा ऊपर को झांकता अपनी सुनहरी रोशनी हर सुबह खेर रहा था।
फजर को बासी हुए चंद सातें बीती थीं जब निगार बेगम सफ़ेद हवेली में दाखिल हुई। बीजान नाश्ते से फारिग होकर लाउंज की जानिब बढ़ रही थीं जब निगार बेगम पर निगाह पड़ते ठिठक कर रुकी और फिर बेख्तियार आगे को आई। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है सब? उन्हें इस तरह सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में देख बीजान जरा हैरान हुई, मगर निगार ने कोई भी परवाह किए बगैर आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और फिर सोफे पर पुरतकल्लुफ़ से अंदाज में बैठ गई। बीजान भी उनके साथ बैठी थी। कुछ नहीं, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। बस आज नाश्ते के बाद फारिग थी तो हाशिम निकल रहा था डेरे के लिए। मैंने कहा मुझे छोड़ दे ज़मानी के यहाँ, फिर यहाँ आ गई। सर पर डले जामनी रंग के रेशमी दुपट्टे को उन्होंने माथे तक बराबर करते यहाँ वहाँ देखा। अमल कहाँ है? क्या कॉलेज चली गई? अरे नहीं भाभी, तैयार हो रही है कमरे में अपने, पर्चे हो रहे हैं ना उसके। बीजान अब ज़रा ढीली होकर सोफे की पुछ से टिक कर बैठी, रुख निगार बेगम की जानिब मोड़ा। उनकी बात सुनकर निगार बेगम ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। हाँ, बताया था मुझे अर्जुमन ने, नाजिया के भी पर्चे हो रहे हैं ना। अपनी अमल और नाजिया एक ही जमात में है नहीं? गुडमोड होती मालूमात के साथ उन्होंने बीजान से पूछा तो बीजान ने सर को खम दिया। जी भाभी, खैर से हम उम्र जो हैं हमारी बच्चियाँ, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, लंबी उम्र दे, सुख वाली ज़िंदगी दे। आप बताएं, दोनों बेटियां ठीक हैं आपकी? और हाशिम? रब दा शुक्र है ज़मानी, सब ठीक चल रहा है। उस पल अमल जीनों से उतरती हुई नजर आई। सफ़ेद बेदाग से यूनिफॉर्म में बड़ी सी स्याह चादर लिए वो नीचे उतर रही थी। चुटिया में गुंधे उसके रेशमी बालों से चादर लुढ़क कर कंधों पर पड़ी थी और चेहरा चेहरा सुबह की पाकीज़गी में यूं दमक रहा था गोया धुला हुआ चांद। वो धुली हुई शफ़ाफ चांदनी लगती थी। निगार बेगम को देखती वो मुस्कुराकर उनके करीब आई, फिर हाथ में पकड़ी फाइल्स वगैरह दरमियानी टेबल पर धरी और उनके गले लगी, सर पर प्यार लिया। मगर उसे निगार बेगम के रवैये में कुछ अजीब सी चुभियन महसूस हुई थी जो उसके लिए नई बात थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं ताई जान आप? नरमी से सवाल किया गया जैसे वो हमेशा करती थी, मगर निगार बेगम ने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अलबत्ता सलाम का जवाब देते उन्होंने सर से पैर तक उसे गहरी नज़रों से देखा जो उसे अजीब लगा। वो अनकंफर्टेबल हुई थी। पर्चे कब तक ख़त्म होंगे तेरे? जी आज दूसरा पेपर है ताई जी, अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उसके मुस्कुरा कर कहने पर वो भी मुस्कुराई, मगर न जाने क्यों वो उसे पहले वाली गर्म जोशी मफकूद महसूस हुई थी उनमें। निगार का रवैया उसे गैर आरामदेह कर रहा था। जल्दी जल्दी पर्चे ख़त्म कर, फिर माँ का हाथ बटा, कैसे इतने झमेले समेटेगी शादी के अकेले वो। और तू ज़मानी, लड़की को ज़रा घरदारी सिखा, कोई काम काज। अब मेरी बेटियाँ मजाल है जो मैं बावर्ची खाने में कदम भी रख दूं, खुद करती हैं, खुद संभालती हैं, और इससे तो उम्र में इतनी बड़ी भी नहीं। उनके नखुवत से कहने पर ज़मानी मुस्कुराई। उन्हें निगार के इस रवैये की आदत थी। बिला वजह तंज और जताने से वो बाज नहीं आती थी, मगर अमल के लिए इस तरह से बात करना उनके लिए भी नया था। ख़ानदानी सियासतों में वो कभी बच्चियों को नहीं घसीटा करती थी, मगर आज आज तो उनकी जोन ही अलग थी। अभी तो पढ़ रही है भाभी, कितना पढ़ाना है तुझे इसे? उन्होंने ज़मानी की बात काटी थी। भला लड़कियों ने अगले घर जाकर पढ़ाई का क्या करना है? अगर पकाना नहीं आता तो कुछ नहीं आता लड़की को, सिफर हो जाती है ज़माने में वो। और तू भी अमल। उन्होंने उसे चुपते तासुरात से देखा तो उसका दिल जो वली की गैर मौजूदगी पर वैसे ही अजीब हो रहा था, उनके ऐसे अंदाज पर मज़ीद कुरलाने लगा। सारे फजूल काम छोड़ और घरदारी सीख। तेरे साथ ये फजूल काम दूसरे घर नहीं जाएंगे, ये इज्जत घरदारी ही जाएगी तेरे साथ। सुबह का पाकीज़ा सा उजलापन निगार की बातों की वजह से फीका पड़ने लगा। अमल से उनके सामने खड़ा होना मुश्किल हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी बातों पर क्या जवाब दे। जी भाभी, मैं इसे सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी। बच्चियां वाकई घरदारी नहीं जानती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी किसी भी किस्म की तालीम का। बीजान ने उसका फीका पड़ता चेहरा देख जल्दी से बात संभाली तो अमल के लिए उनके सामने रुकना मुहाल हुआ। उसने जल्दी से सलाम किया और अपनी फाइल्स टेबल से उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। उसका दिल सुबह ही सुबह अजीब हो गया था।